स्वागत है स्किल स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग फिर से मैथ क्लास लेकर आ चुके हैं। अब जो भी बच्चे क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली बाय डेली मैथ का लाइव सेशन चलता है शाम में 5:15 पे। तो आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी। आज हम लोग का ये तीसरा सेशन है। इसके पहले हम लोग 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे। रिलेशन एंड फंक्शन पूरी हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे। जो भी 11 का पार्ट था वो भी हम लोग डिस्कस करके 12 का पार्ट में आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे कुछ फंक्शन का प्रकार हम लोग डिस्कस किए, फंक्शन का नहीं इसके तो कुछ हम लोग संबंध का प्रकार डिस्कस किए थे, रिलेशन का कुछ प्रकार डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग कौन कौन सा देखे थे। तो हम लोग कुछ संबंध देखे थे जो रिक्त संबंध था, सार्वत्रिक संबंध था, और हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट संबंध देखे थे वो कौन कौन सा था, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध, सम्मित और संक्रामक। ये अगर तीनों रहता है तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध के भी नाम से जानते हैं। इतना हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और विथ एग्जाम्पल के साथ समझ चुके थे ये सब चीजें। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सबका डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेंगे जो उदाहरण 2 है एनसीईआरटी का। इसके बाद जो अब जब एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रश्नावली खुद से करने की कोशिश करना है और जो भी नहीं आएगा उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। जब तक पिछले क्लास का आप एक बार कॉपी देखकर आप एक बार रिवीजन करके नहीं आते ऑब्वियस है कि आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप सोचिए खाली क्लास को ज्वाइन कर ले और नोट्स को लिख ले तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ चीज को आप जरूर एक बार क्या करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करके आइए और तब जाकर दूसरा क्लास देखिए तो देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो हम लोग बात करने वाले उदाहरण 2 का। मान लीजिए अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते एक बार जो हम लोग संबंध पढ़े थे तब जाके आते हैं क्वेश्चन पे, जिससे आपको एक बार दिमाग में आ जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो हम लोग पढ़े थे क्या क्या, सौतुल्य, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध क्या बताने की कोशिश किया जाता था कि किसी समुच्चय में जितना भी एलिमेंट है उसमें का सारा एलिमेंट का अवयव मतलब ए कोमा ए सेम, प्रथम और द्वितीय घटक दोनों को दोनों सेम होना चाहिए। ये बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, रिलेशन के अंदर ये बिलोंग करना चाहिए। ये हम लोग प्रथम हम लोग पढ़े थे, क्लियर है। उसके बाद सौतुल्य के बाद हम लोग क्या पढ़े, सम्मित पढ़े। किसके बारे में, सम्मित संबंध के बारे में पढ़े। अब ये सम्मित संबंध क्या था, इसमें बताया जा रहा था कि यदि ऐसा कंडीशन दिया जा रहा था कि यदि कोई ऐसा एलिमेंट ए कोमा बी जो कि बिलोंग कर रहा है संबंध के अंदर, आर का मतलब होता है संबंध और इसका मतलब होता है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है। तो अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये निश्चित तौर पे होना चाहिए, तब ऐसा होना चाहिए कि बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। अगर ए कोमा बी अगर दो अलग अलग एलिमेंट जो कि यहाँ पे प्रथम ये घटक द्वितीय घटक, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित संबंध के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तीसरा हम लोग पढ़े थे, तीसरे के बारे में क्या पढ़े थे, तो तीसरा हम लोग के पास था ये हो गया सम्मित और संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जो पढ़े थे इसमें एक साथ 3 एलिमेंट को लिया जाता है। किसी समुच्चय का 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी। इसमें बताया जाता है यदि ऐसा होता है कि ये ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तथा साथ ही साथ बी कोमा सी बी बिलोंग कर रहा है आर से, ये दोनों को दोनों बिलोंग करना चाहिए। ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और साथ ही साथ बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब पहले ए कोमा बी फिर बी कोमा सी बिलोंग कर आर से। तब अगर ऐसा होता है कि ये शुरू वाला और अंत वाला भी बिलोंग करे आर से, तभी जाके वो संबंध कहलाएगा। कौन संबंध कहलाएगा, तो संक्रामक संबंध के नाम से जाना जाता है। अगर ये दोनों पहले देखना है कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा समथिंग कुछ उसमें बिलोंग करना चाहिए,
और तब जाकर देखना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये इसके शुरू वाला इसके अंत वाला क्या होना चाहिए, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है और इससे बोर्ड में भी परीक्षा में भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब जब ये हमको आता है अगर, तब जाकर हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे और लाइन बाय लाइन लेके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। दिया क्या है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का क्या है, एक समुच्चय। टी एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। समुच्चय एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड सेट होता है जो हर एक के लिए क्या होता है, सही होता है। यूनिवर्सल क्या होता है, ट्रूथ होता है। जिसे समुच्चय के अंदर यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, एक समुच्चय है जिसके अंदर जितना प्रकार के त्रिभुज है सब त्रिभुज उसके अंदर है। एक समुच्चय है जिसमें जितना प्रकार के हम लोग त्रिभुज पढ़ते, जितना अलग अलग प्रकार का त्रिभुज होता है सब उस समुच्चय के अंदर है, ये बताया जा रहा है। और समुच्चय का नाम क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है। समुच्चय का नाम क्या है, टी है। टी के अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज है। अब अगला इसमें क्या देगा, संबंध के बारे में। संबंध को अच्छे से समझना है, संबंध क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे संबंध कहाँ पे देता है, जो आर बराबर लिखता है क्वेश्चन में, यहाँ पे आर बराबर लिखेगा। और यहाँ पर एक T1 है, एक T2 है। तो ये प्रथम घटक होता है, ये द्वितीय घटक होता है। और यही दोनों के बीच में संबंध क्वेश्चन में देता है। उसके बाद यहाँ पे आता है, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब अब इसका मतलब बता रहा है कि ये दोनों के बीच में कैसा संबंध है। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये जो संबंध है T1 और T2 एक दूसरे का है, सर्वांगसम त्रिभुज है। कैसा है, सर्वांगसम त्रिभुज है। अब बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। तो अगर आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, अगर आप 9 क्लास में पढ़े होंगे तो इसमें जरूर पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, जब वो पूरा एक दूसरे के क्या हो, आकार में भी समान हो और दिखने में भी क्या हो, आकार और साइज, बनावट और साइज दोनों में क्या हो, समान हो। तो वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, दो त्रिभुज को क्या कहते हैं, सर्वांगसम हम लोग कहते हैं। पूरी तरह से समान दिखना चाहिए, ठीक। तो उसको त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सर्वांगसम, बहुत सारे अलग अलग आकृति को बताया जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं स्टूडियो में अपना फोटो खिंचवा लेते हैं, बोलते हैं कि हमको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और बोलता है कितना चाहिए, तो हम लोग 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो जब 8 फोटो निकल के आता है, 8 फोटो अलग अलग है, लेकिन सब 8 फोटो का साइज क्या है, समान है, और देखने में भी क्या है, सेम है। तो वैसे फोटो को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहते हैं। तो उसी प्रकार से वैसे आकृति दो, अगर दो ऐसा आकृति बना देते हैं जो त्रिभुज हो, और दोनों क्या हो, पूरी एक दूसरे के एक के ऊपर रखे, दूसरा तो पूरी तरह से ढक देना चाहिए, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जानना जरूरी है। इसका मतलब ये संबंध दिया जा रहा है कि जो T1 और T2 है क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए, सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, तुल्यता संबंध बोला है कि यहाँ पर सिद्ध करना है कि R जो है कैसा संबंध है, तुल्यता। तुल्यता संबंध किसको कहते हैं, जो तीनों हो, सौतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। सौतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। क्लियर है। तो वैसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। बात इतना क्लियर हो गया। अब हमको तीनों संबंध दिखाना है कि ये सौतुल्य भी है, जो दिया है क्वेश्चन में, सममित भी है, संक्रामक भी है। सौतुल्य के लिए दोनों के दोनों समान होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हमको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि अब देखो बोला है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम ऐसा संबंध दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि जब सेमी त्रिभुज का बात करेंगे, सौतुल्य में क्या, दोनों को दोनों सेम लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं टी के सर्वांगसम होगा, ऐसा लिखेंगे, चूंकि टी के सर्वांगसम होगा। आप खुद सोच के बताइएगा हमको। अगर एक त्रिभुज है और उसे सेमे त्रिभुज को, ये अलग नहीं है, वो तो अलग अलग दो त्रिभुज के साथ दिया हुआ है, सर्वांगसम त्रिभुज का सेट लेना है। तो अगर सेमे त्रिभुज के साथ सेम त्रिभुज का बोला जा रहा है, तो अभी से सेम त्रिभुज के साथ हमेशा क्या होगा, सर्वांगसम ही होगा। हमेशा क्या होगा, सर्वांगसम ही होगा ना। अगर एक त्रिभुज है और उसी त्रिभुज को अपने साथ ही बोला जा रहा है, तो उसको अपने साथ तो सर्वांगसम होगा ही, इसलिए दोनों का सेम ही है, दोनों सेम है तो सर्वांगसम होगा। तो टी के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसका मतलब ये है कि टी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। जब यहाँ पे दिया हुआ है कि T1 T2 का सर्वांगसम है,
तो अगर T1 T2 का सर्वांशम है तो T और T के साथ तो खुद का सर्वांशम होगा ही, मतलब T1 को T क्या होगा, बिलोंग करेगा R से। और जब ऐसा होगा, जब T को बिलोंग करेगा R से, तो संबंध कैसा हो जाता है, इसलिए R जो होगा क्या हो जाएगा, सौतुल्य संबंध हो जाएगा। R जो होगा सौतुल्य संबंध होगा, सौतुल्य संबंध होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे चलिए हमको समझ में नहीं है, जरूर आएगा। अगला हम लोग देखते हैं सम्मित, तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। सम्मित में पहला कंडीशन क्या है कि हमको ये दिया हुआ है कि A और B क्या है, मतलब T1 और T2 क्या है, सर्वांशम है। तो हमको खुद पता करना है कि क्या उसका उल्टा भी सही होगा, क्या उसका उल्टा सही होगा। अब यही हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, चूंकि हम पहले तो ये तो मान के चलेंगे कि T1 क्या है, T1 क्या है, T2 के क्या है, T2 के सर्वांशम है, सर्वांशम है। T1 T2 के इसमें सर्वांशम है। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहते हैं, मान लें कि एक त्रिभुज है, अगर ये है T1 और एक त्रिभुज, सर्वांशम तभी होता है जब हम देखने में भी आकार में भी दोनों में समान होना चाहिए। एक के ऊपर रखेंगे तो एक आ जाएगा। तो अगर हम बोल रहे, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, ध्यान से मेरा बात को समझना है कि अगर हम बोल रहे कि ये जो T1 है ये T2 के क्या है, सर्वांशम है। अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे ये सही है, ठीक है, पहले ये सही होगा, ठीक, तब जाकर चेक करना है कि ये उसका उल्टा सही होगा कि नहीं। अगर उल्टा हो जाएगा सही तो वो क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पर बदल रहे कि अगर ये हम बोल रहे हैं कि T1 क्या है, T2 के सर्वांशम है, क्या इसका उल्टा नहीं कह सकते हैं क्या कि जो T2 है T1 के सर्वांशम है। दोनों का मतलब तो यहाँ पर सेम ही हो रहा है ना। ये हम बोले कि T1 T2 के सर्वांशम है, ये इसका उल्टा बोले कि T2 T1 का सर्वांशम है, दोनों का मतलब तो सेम ही निकल रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जब ये सर्वांशम हम मान रहे, इसका मतलब ये है कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका उल्टा भी सही होगा। इसका उल्टा यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, क्योंकि T1 T2 के सर्वांशम है तो T1 T2 क्या कर रहा है, और साथ ही साथ इसका उल्टा भी सही होगा कि T2, यहां पर लिख सकते हैं, चलिए स्टेटमेंट ही लिख देते हैं कि T2 T1 के भी क्या होगा, सर्वांशम होगा, उसका उल्टा सही होगा, सर्वांशम होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि T2 T1 जो होगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, R से। ये स्टेटमेंट का मतलब तो आप समझ गए कि यहाँ पर T1 T2 के सर्वांशम में, मतलब T1 T2 बिलोंग कर रहा है R से। अब इसका उल्टा क्यों सही हो रहा है, इसका उल्टा इसलिए सही हो रहा है, अभी यहाँ पर बताए कि हम यहाँ पर T1 को सर्वांशम बोले T2 के, या इसका उल्टा बोले T2 सर्वांशम है T1 का, दोनों को तो सही हो रहा है ना, दोनों मेरा बोलना क्या है, सही है। इस कारण से यहाँ पर T2 क्या है, T2 सर्वांशम है T1 के, ये भी बिलोंग कर रहा है R से। और जब ये ऐसा होता है तो ये संबंध कैसा हो जाता है, सम्मित संबंध हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए R जो होगा क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध है, हो जाएगा सम्मित संबंध हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा पर, अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा में हमको एक साथ 3 लेना पड़ता है, कितना, तो यहाँ पर किसका बात हो रहा है, त्रिभुज का। त्रिभुज को हम लोग किसे दिखा रहे हैं, T1 T2 से। तो हम एक साथ 3 लेंगे, कौन कौन, एक T1 T2 और T3। इसमें पहला क्या है, पहला केस हम लोग दो पहले मानते हैं कि ऐसा है कि क्या है, लिखेंगे चूंकि T1 T2 के सर्वांशम है, T2 के सर्वांशम है, तथा दूसरा भी T2 जो है T3 के सर्वांशम है, सर्वांशम है, ठीक है। पहले T1 T2 के सर्वांशम, इसका मतलब क्या, अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखे, समुच्चय के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R से, तथा दूसरा T2 T3 बिलोंग कर रहा है R से। अगर ये है तो हमको बताना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि T1 और T3 भी क्या हो, सर्वांशम हो, T1 T3 का क्या हो, सर्वांशम हो। आप खुद सोच के बोलिएगा, समझिएगा। हम बोल रहे हैं यहाँ पर T1 T2 एक T3 बना लेते हैं। तो अगर ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो क्या पहला वाला तीसरा का समान होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसके जैसा है पूरी तरह से और ये इसके जैसा है,
तो हम बोल सकते हैं ना कि ये पहला वाला भी तीसरे के जैसा होगा पूरी तरह से, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा है तो अब ऐसा कि पहला वाला भी तीसरा का क्या होगा, एकदम समान होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसलिए T1 T3 के क्या होगा, T3 के सर्वांग होगा, T1 T3 के सर्वांग होगा, सर्वांग होगा। इस स्टेटमेंट का हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि मतलब T1 को T3 जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, R से। तो ये भी सही हो रहा है कि हम पहले माने कि T1 को T2 बिलोंग कर रहा है R से और T2 को T3 भी बिलोंग कर रहा है R से, तो ऑब्वियस है T1 को T3 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा। क्यों, इसलिए कि ये इसके साथ सर्वांग है, ये इसके साथ सर्वांग है, तो ऑब्वियस है कि एक वाला भी तीन के साथ क्या होगा, सर्वांग होगा, इसलिए समान ही आकृति यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि T1 को T3 भी क्या कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है। अब ये जब ऐसा हुआ तो ऐसा संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। और जब तीनों के तीनों ये संबंध है, तीनों है, सौतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सौतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तार संक्रामक संबंध है। जब तीनों संबंध हो जाता है, कोई संबंध तीनों हो जाए तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। इसलिए यहाँ पे R जो हो जाएगा, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप जरूर एक बार पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको फिर से डिस्क्राइब, फिर से समझाया जाएगा और आगे और भी ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जिससे आपको समझ में आने लगेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं, जब तक आप हर एक क्लास को अच्छे से पढ़कर बार बार कॉपी को रिवीजन करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को एक एक स्टेप को देखिए, कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक एक स्टेप को समझना जरूरी है। और कहीं पर भी समझने में दिक्कत है तो आप जरूर बताइए, आप उस लाइन को लिख कर बताइए कि इस लाइन में हमको प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्कशन फिर से किया जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैथ पूरी तरह से अच्छे से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबका इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, इसको अभी यहाँ पर बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होते ही आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को भी लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। अब बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समक्ष रेखाओं का एक समुच्चय। अब यहाँ पर एल एक समुच्चय दे रहा है जिसमें किसका समुच्चय, जितना प्रकार की दुनिया में रेखा होता है सारा रेखा उसमें अवेलेबल है। रेखा जितना प्रकार का होता है सारा रेखा उस समुच्चय के अंदर है। इतना बात क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ संबंध क्या दिया हुआ है, तो संबंध दिया हुआ है कि L1 L2 मतलब ये दो रेखा दिया हुआ है, दोनों रेखा के बीच में संबंध क्या है कि L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है। L1 जो है L2 पे क्या है, लंब है। यही संबंध दिया हुआ है कि दो रेखा दिया हुआ है, दो रेखा में दिया हुआ कि L1 क्या है, लंब है L2 पे। क्लियर है। अब यहां से और चीजें समझ में आएगा। चलिए एक बार संक्रामक क्या होता है एक बार समझा देते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे गया, फिर इस क्वेश्चन से भी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताएंगे, इस क्वेश्चन से संक्रामक संबंध में आ जाएगा। देखिए संक्रामक में पहले दो संबंध उसमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके हम लोग तीसरा देखते हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि पहले ये दो हमको लेना है, पहले दो संबंध लेना है, तीन इसमें संक्रामक के लिए हम लोग कितना लेना पड़ेगा, तीन। मतलब यहाँ पर कितना त्रिभुज लेना पड़ेगा, समतल में जितना त्रिभुज है उसमें से कितना त्रिभुज लेना है हमको, तीन त्रिभुज लेना है इसमें। ठीक, और इसमें दो चीजें पहले से दिया रहेगा। पहले ये दिया रहेगा कि जो T1 है T2 के साथ क्या है, सर्वांग है। ये पहला स्टेटमेंट रहेगा, T1 जो है T2 के साथ क्या है, सर्वांग है। ये रहना चाहिए। संक्रामक चेक करने के लिए पहले ये दोनों के बीच में संबंध जो है वो सही होना चाहिए, मतलब T1 T2 के साथ सर्वांग है।
फिर दूसरा T2 वाला T3 के साथ सर्वांग समय, मतलब ये सही है। अब हमको ढूंढना है कि जब ये इसके साथ सर्वांग समय और ये इसके साथ, मतलब ये T1 जो है T2 के साथ सर्वांग समय, T2 जो T3 के, तो अब खोजना ये है हमको कि T1 T3 के साथ सर्वांग समय है कि नहीं। अगर वैसा पॉसिबल नहीं होता है कि T1 T3 के साथ सर्वांग समय नहीं हो पाता है, तो फिर वाला जो संबंध होगा वो संक्रामक नहीं होगा। अगर आपको अब जरूर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर अगले क्वेश्चन से पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है कि यहाँ पे दो रेखा है, एक L1 है और L2 है। L1 L2 के बीच में क्या दिया है कि L1 जो है L2 पे क्या है, लंब है। क्लियर है। तो अब बात यहाँ पर किया जा रहा है कि परिभाषित संबंध सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु सौतुल्य और संक्रामक ये नहीं है। ये मतलब सिद्ध दिखाना है कि R जो संबंध है वो सममित तो है लेकिन सौतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे सौतुल्य के लिए, तो हमको पता है स्टेटमेंट के हिसाब से, संबंध के हिसाब से हमको क्या दिखाना है। तो संबंध के हिसाब से दोनों में सौतुल्य के लिए हम लोग क्या दिखाना था, दोनों का मान सेम लेते हैं। मतलब यहाँ पर रेखा ये भी L होगा और ये भी क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये सही होगा क्या, यहाँ पे L पर लंब है। एक रेखा अपने ऊपर लंब हो सकता है क्या, एक रेखा अपने ऊपर ही क्या लंब हो सकता है। मान लो कि एक रेखा से ड्रॉ किए और फिर यही सेम रेखा इसके साथ लंब, लंब का मतलब क्या होता है, जो एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या हो इस तरह से लंबवत है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ये L1 है, ये L2 है। तो L1 L2 तो लंब होगा, ठीक है। लेकिन क्या एक ही, अब सौतुल्य के लिए हम लोग दोनों रेखा क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो एक ही रेखा एक रेखा पे लंब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। जब एक ही रेखा है तो वो तो रेखा तो उसी के ऊपर होगा ना, समांतर हो सकता है, लंब तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक रेखा दिखा दिए और फिर वही रेखा को ड्रॉ करेंगे तो यही रेखा होगा, तो एक दूसरे पर लंब कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम लिख सकते हैं L जो है L पे लंब नहीं होगा, L जो है L पर लंब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है। सेम रेखा पे कभी भी लंब नहीं हो सकता है। दो सेम ही रेखा, यही रेखा फिर एक ही रेखा तो एक दूसरे पर कैसे लंब हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक रेखा पर ही लंब नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि L1 जो होगा बिलोंग नहीं करेगा R से। इसलिए R क्या बता रहा है कि ये जो दो रेखा होगा दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो अगर सेम ही रेखा लेते हैं दो, सभी से सौतुल्य के लिए सेम ही को लेना है और सौतुल्य में सेम लेना है दोनों को दोनों। तो जब सेम लेंगे तो सेम रेखा पर क्या होगा, लंब होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये सौतुल्य नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब L1 बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग का साइन को क्या करते हैं, काट देते हैं। ये दिखाता है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, R से। इसका मतलब ये हो गया कि ये सौतुल्य नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए R संबंध जो है सौतुल्य नहीं है, सौतुल्य नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा, हम लोग दिखाते हैं सममित के बारे में। सममित के लिए हम लोग कितना रेखा लेना पड़ता है, 2। तो हमको पता है, चलिए इसका उल्टा, पहले तो एक स्टेटमेंट इसमें सही रहता है। दूसरा सममित में क्या करते हैं कि L1 L2 पे लंब है, ये सही है। तो क्या इसका उल्टा सही होगा क्या, समझिएगा। जैसे कि चूंकि L1 L2 पर क्या है, L2 पर लंब है, ये सही है। तो इसका उल्टा सही हो रहा है कि नहीं, मतलब ये तो सही है। कहने का मतलब L1 जो है L2 पे लंब है, ये हमको सही मान के चलना है। और तब जाके इसका उल्टा चेक करना है कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर इसका उल्टा चेक करने पर सही हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सममित बन जाएगा। अब देखिए बात को समझिए, ये मान लेते हैं ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, ठीक। हम बात करें कि L1 जो है L2 पे क्या है, लंब है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री। या कोई बोले L2 जो है L1 पे लंब है, वो भी क्या है, 90 डिग्री है ना। तो इसका उल्टा भी तो सही हो रहा है। अगर L1 लंब है L2 पे तो L2 भी क्या है, लंब है L1 पे। दोनों का मतलब सेम ही है ना यहाँ पे। इसलिए कि L1 L2 पे लंब है, L2 क्या है, L1 पे लंब है। तो यहाँ पे इसका उल्टा भी सही हो रहा है, तो लिख सकते हैं। इसलिए L2 जो होगा L1 पर क्या होगा, L1 पर लंब है, लंब होगा, L1 पे क्या होगा, लंब होगा।
जब L1 L2 पे लंब है तो L2 भी क्या होगा, L1 पे लंब ही होगा, मतलब इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का, हम ये बोले कि L2 लंब है L1 या L1 लंब है L2, दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, लंब ही है। इस कारण से ये भी स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। मतलब क्या है कि L2 L1 भी बिलोंग करेगा किससे, R से। अगर ये सही है तो ये भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। मतलब हम लोग सममित में क्या दिखाते हैं कि ये स्टेटमेंट मानते हैं कि ये चीज में इसमें है, ये संबंध में है, इसका उल्टा ये पॉसिबल है कि नहीं संबंध के हिसाब से। अगर इसका उल्टा पॉसिबल हो जाता है तो संबंध क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। क्लियर है, सम्मित संबंध कहलाता है। तब यहाँ पे हम आते हैं, तब लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो R होगा वो क्या होगा, सम्मित हो जाएगा, सम्मित संबंध है। क्लियर है। अब आते हैं संक्रामक पर। अब यहाँ पे आपको संक्रामक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको संक्रामक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। संक्रामक के लिए हमको कितना रेखा लेना है, 3 रेखा लेना है, एक L1, एक L2 और एक L3। पहले 2 स्टेटमेंट हमको सही लेना है, उसके बाद देखना है तीसरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि चूंकि L1 जो है L2 पर लंब है, ये तो सही है। फिर स्टेटमेंट दूसरा लेना है, इसका मतलब तथा, साथ में लिख देते हैं, तथा L2 जो है L3 पर क्या है, लंब है। मतलब ये दोनों सही है, ये हम मान के चले। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R से, तथा ये भी बिलोंग कर रहा है R से। L2 L3 बिलोंग कर रहा है R से, ये दोनों सही है। तो अब हमको ये जांच करना है, ये चीजें समझना है कि अगर ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है तो क्या शुरू वाला L1 जो है L3 पे लंब है। ये चीज को हमको जांच करना है कि शुरू वाला जो है अंतिम वाला पे क्या लंब है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। नाम ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए इधर ही डायग्राम दिखा देते हैं। हम मान लेते हैं ये L1 रेखा है, L1 जो है लंब है, L1 जो है लंब है L2 पे, तो यहाँ पे लंब डाल दिए, ये हो गया L2 मेरा। अब जो है L2 जो है लंब है L3 पर, तो L2 रेखा ये है, इस पर लंब को रेखा डालेंगे और ये जो बनेगा क्या बनेगा, L3 बनेगा। L2 पे एक रेखा लंब डाल दिया, लंब मतलब 90 डिग्री पर होना चाहिए, वो क्या हो गया, L3 हो गया। तो पहले बोला L1 लंब है L2 पे, ड्रॉ कर दिए। फिर बोला कि L2 लंब है L3 पे, तो L2 का लंब ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ना L3, इसलिए दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री बनना चाहिए। तो क्या यहां देख सकते हैं, क्या L1 L3 पे लंब है क्या, L1 L3 पे लंब है क्या, नहीं है। क्या ये दोनों के बीच के, ये दोनों के कहीं पर बीच में कोण 90 डिग्री बनेगा क्या, एक दूसरे पर लंब है मतलब 90 डिग्री पे है, नहीं है। ये एक दूसरे का क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, समांतर। ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जब आमने सामने से जो एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। मतलब हमको यहाँ पे दिखाना था कि L1 क्या होना चाहिए था, L3 पर लंब। तो अगर L1 L3 पर लंब हो जाता तब ये क्या हो जाता, संक्रामक हो जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या देखने को मिला, पहले हम L1 पर, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब क्या, L1 जो है L2 पे लंब है, दिखा दिए। L2 जो है L3 पे लंब है, दिखा दिए। तो क्या L1 L3 पे लंब हो रहा है, ये जो L1 है L3 पे लंब हो रहा है, लंब का मतलब है कि नाम ऐसे होना चाहिए। तो ये L1 होना चाहिए था, ये L3 होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। L1 क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है L3 पे। इसका मतलब ये है कि ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक रहता तो क्या हो जाता है, लंब हो जाता। तब यहां से लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं होगा। L1 L3 पर लंब नहीं है। सिंपल है, यहां से लिख सकते हैं। इसका मतलब लंब नहीं है का मतलब क्या है कि इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि L1 L3 नहीं बिलोंग करेगा। नहीं बिलोंग का मतलब बिलोंग वाला साइन को क्या करना है, काट देना है, नहीं बिलोंग करेगा R का। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध नहीं होता। तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब आपको आई थिंक जरूर समझ में आया होगा कि ये तीनों संबंध क्या है, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक।
लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ से भी हार नहीं मानने वाले हैं, और एग्जाम्पल करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दूसरा एग्जाम्पल था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या वेट कीजिए, क्लास के अंत में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाए। अब तो आई थिंक किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ने का मजा लेना है तो हर एक क्लास के पहले पिछले क्लास का नोट्स को जरूर एक बार रिवीजन करके आया कीजिए, तब देखिए किस प्रकार से कोई चीजें समझ में आता है, और हर एक स्टेप को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, स्किप मत कीजिए। अभी शुरुआत है, अंत में आपको स्किप करने के लिए बहुत सारा चीज मिलेगा। जब अंत में पढ़िएगा, जब बोर्ड के एग्जाम नजदीक आएगा तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठ जाता है कि ये हमसे होने वाला नहीं है, स्किप करते चलिए। लेकिन अभी शुरुआत है, अभी स्किप करने की जरूरत नहीं। अभी आप जितना शुरू में मेहनत कर देंगे, आपको आगे का पढ़ाई का आसान लगेगा। इस बात को समझना है, इसलिए ध्यान देना है कि सभी कोई नोट्स डेली बाय डेली लिख लिया कीजिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहां से और बातें क्लियर होगा। दिया हुआ उदाहरण सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो दिया हुआ है, समुच्चय का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 3 एलिमेंट दिया हुआ है। समुच्चय का जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 की दिया हुआ है। संबंध यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हुआ है, संबंध को रोस्टर यहाँ पे सेट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दो संबंध परम क्या है, सौतुल्य है, परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है, ऐसा हम लोग को दिखाना है, सिद्ध करना है। चलिए संबंध को एक बार यहाँ लिख ही देते हैं, जो संबंध दिया हुआ है। संबंध में क्या है, 1,1 दिया हुआ है, 2,2 की दिया हुआ है, 3,3 भी दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है। ऐसा एग्जाम्पल तो हम पिछले क्लास में भी बता दिए थे आपको, इस प्रकार का एग्जाम्पल हम पिछले क्लास में भी बताए थे। अब देखो सौतुल्य कब होता है, तो सौतुल्य का हमको पता है कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सबके अपने साथ समुच्चय मतलब संबंध के अंदर होना चाहिए। तो देखिए सौतुल्य संबंध तभी कोई होता है जब ए कोमा ए, सौतुल्य कब होता है, तो जब ए कोमा ए बिलोंग करता है किससे, आर से। इसमें ए कोमा ए का मतलब है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 1,1 भी इसका होना चाहिए, 2,2 भी इसके अंदर होना चाहिए, 3,3 के अंदर 3,3 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस संबंध के अंदर 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। तो लिख सकते हैं चूंकि चूंकि 1,1 बिलोंग कर रहा है आर से, 2,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। ये समुच्चय के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको अपने साथ का संबंध बिलोंग करना चाहिए इस संबंध के अंदर। अगर ऐसा है तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर है, इसलिए ये संबंध क्या बनेगा, सौतुल्य संबंध बनेगा। ये कंडीशन सौतुल्य का बताया गया था, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए आर जो होगा सौतुल्य संबंध होगा, सौतुल्य संबंध है। क्लियर है। अब आते हैं सम्मित। बोला है कि सिद्ध करना है कि ना तो ये सम्मित है नहीं संक्रामक है। सम्मित के लिए क्या बताया गया था, तो सम्मित के लिए बताया गया था कोई भी दो अलग एलिमेंट, तो दो अलग एलिमेंट क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1,2 है, तो हमको ढूंढना क्या रहता है, उसका उल्टा। सम्मित में क्या ढूंढना रहता है कि अगर 1,2 इसके अंदर है तो 2,1 भी इसके अंदर होना चाहिए, या 2,3 इसके अंदर है तो 3,2 भी इसके अंदर होना चाहिए, इसका उल्टा उपस्थित होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा इसको एक ही को लिखते, एक ही से तो ये गलत हो जा रहा है, तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं। बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन लिख सकते हैं कि लेकिन इसका उल्टा मतलब 2,1 नॉट बिलोंग क्या है आर से। अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से तो 2,1 मतलब इसका उल्टा इसके अंदर होना चाहिए था संबंध के अंदर, जो कि नहीं है। इसका उल्टा इसके अंदर होना चाहिए था जो कि नहीं है। इस कारण से ये जो संबंध हो गया, कैसा संबंध हो गया, सम्मित संबंध नहीं है।
ये इससे भी ले सकते हैं, इससे भी, ये भी नहीं, 2,3 इसके अंदर है लेकिन इसका 3,2 इसके अंदर, इसका उल्टा नहीं है। दोनों से इसको गलत साबित कर सकते हो, किसी एक से भी साबित कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए आर जो है, आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, आर जो है सममित संबंध नहीं है। क्लियर है। आगे आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक का जब भी बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ता है। तो इसमें 3 गो एलिमेंट दिया है, 1 2 3। तो संक्रामक में पहले 2 ढूंढना है कि 2 है तो तीसरा नहीं है। जैसे कि 1,2 है तो 2, समथिंग देखना है, तो 1,2 2,3 है, यही तीनों को ले सकते हैं। लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से तथा ये 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से। संक्रामक में ऐसे रिलेशन ढूंढते हैं, तीन एलिमेंट जिसमें 1,2 बिलोंग करेगा आर से, दूसरा वाले के साथ कोई तीसरा मिल जाए तो 2,3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। जब ऐसा होता है तो अंत वाला, शुरू वाला, अंत वाला भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो शुरू वाला कितना है, शुरू वाला 1 है और लास्ट वाला कितना है, 3 है, मतलब 1,3 है इसके अंदर होना चाहिए था संक्रामक। अगर 1,3 इसके अंदर रहता तो ये जो संबंध होता कैसा हो जाता, संक्रामक हो जाता। इसलिए कि 1,2 है साथ ही साथ 2,3 भी इसके अंदर है, पहले ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो ये अगर दोनों है तो तीसरा हमको क्या मिलना चाहिए कि इसका शुरू वाला, इसका अंत वाला वो उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर वो उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर यही खेल हो गया कि लिख सकते हैं लेकिन, लिख सकते हैं लेकिन ये 1,3 है बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, आर से। इस कारण से ये जो संबंध है, आर जो संबंध है वो संक्रामक नहीं होता। लिख सकते हैं आर संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। क्लियर है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है। बात क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है। इस 4 नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। या ध्यान देगी इसके अगले वाला क्लास में लोग 2 एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं कि अगले क्लास में थोड़ा सा हो सकता है कम भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन आज जो क्लास में टाइमिंग गया वो समझाने का काम गया था जितना भी, अदरवाइज क्वेश्चन 12 नहीं था। अब ये आते हैं, ये बोला है कि यहाँ पे जो सिद्ध की ये कि पूर्णांकों का समुच्चय, यहाँ पर समुच्चय जो है क्या है, जेड है। पूर्णांकों का समुच्चय मतलब उस समुच्चय के अंदर जितना भी पूर्णांक संख्या है सभी वो उसके अंदर है। पूर्णांक संख्या तो सबको पता है ना, इंटीजर जिसको बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या अगर सबको पता है तो इस समुच्चय के अंदर जितना भी पूर्णांक है सब इसके क्या है, अंदर में है। जब इसके अंदर में समुच्चय के अंदर जितना भी पूर्णांक है सारा अवेलेबल है। तो संबंध क्या दिया हुआ है, संबंध पर ध्यान देना है। संबंध दिया हुआ कि ए कोमा बी, मतलब ए और बी में संबंध दिया हुआ है कि संख्या जो 2 है वो a माइनस बी को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, a माइनस बी को विभाजित कर रही है, ऐसा संबंध दिया गया है। अगर ये ऐसा संबंध है तो हमको चेक करना है कि ये सौतुल्य है कि नहीं, सॉरी तुल्यता संबंध है कि नहीं। तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो सौतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। जब ये तीनों होगा तभी जाकर क्या होगा, वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो हम बार बार एक चीज को बोल रहे हैं कि हम लोग सौतुल्य को चेक करने के लिए दोनों को दोनों सेम लेना है, मतलब a, के साथ लेना है। तो अगर a, लेते हैं तो चेक करते हैं a, के लिए सही है कि नहीं। तो चलिए जब हम a, लेंगे कि ये संबंध के अंदर है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, जो संबंध दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि a माइनस बी जो है 2 से क्या है, विभाजित है। a माइनस बी जो है 2 से विभाजित है। तो अब a और b दोनों का मान सेम है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा। लिख सकते हैं कि चूंकि ये 2,2 a माइनस a को विभाजित करती है, क्या ये सही है, विभाजित कर रही है। अगर ये ऐसा सही होता है ये क्या बन जाएगा, सौतुल्य बन जाएगा, विभाजित करती है। क्या ये सही है कि अगर a की जगह पर भी दोनों की जगह सेम आ गया इसलिए सेम यहाँ पर लेते हैं सौतुल्य चेक करने के लिए। तो a माइनस क्या होगा, a माइनस a का मान कितना होगा, 0 होगा।
मतलब क्या जीरो जो है 2 से विभाज्य है क्या? तो आप इतना आपको जरूर पता होगा, जीरो ऐसा संख्या है कि वो किसी भी संख्या कहलाता है, विभाज्य कहलाता है। जीरो ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से क्या होता है, विभाज्य होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट सही है कि चूंकि दो जो है a माइनस ए को क्या करती है, विभाज्य कर रही है। इसलिए कि यहाँ पर दो a माइनस ए का मतलब है जीरो, और जीरो जो होता है दो जो है, तो जीरो किसी भी संख्या से क्या होता है, भाग लग जाता है। जीरो जो है किसी भी संख्या से भाग लग जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसलिए ये जो संबंध होगा, ये जो संबंध होगा इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए कोमा ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। जब ये आर से बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर जो होगा सौतुल्य संबंध हो जाएगा। सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए दोनों अलग अलग ही लेना है, ए माइनस बी। पहले मानना क्या है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो उसका उल्टा सही होगा कि नहीं। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो उसका उल्टा सही होगा कि नहीं। तो पहले लिखेंगे कि क्योंकि दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है, ये संबंध में दिया विभाजित करती है। तो ये संबंध में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक, अब इसका उल्टा सही हो रहा है कि नहीं। उल्टा मतलब क्या है, अगर बी की जगह ए की जगह बी, मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा बताना है। कि इसलिए 2 कोमा बी माइनस ए, इसका उल्टा को विभाजित करेगा। क्या ये करेगा कि नहीं करेगा, यही हमको बताना है। करेगा, अब हम लिख दिए करेगा, लेकिन अभी आपको देख कर बताना है कि ये करेगा कि नहीं। हम यहाँ पे चलते हैं कि ये हम मान लिए कि ये क्या है, विभाजित कर रहा है, तो इसका उल्टा जो होगा वो उसको विभाजित करेगा कि नहीं। तब हम लोग कोई पूर्णांक, दो को पूर्णांक ले लेते हैं। ए का बी का मान, एक ए का मान 6 ले लिए, बी का मान हम ले लिए ऐसा कि जिसको घटाना, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ऐसा लेना है कि पहले ये 2 से विभाजित होना चाहिए। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 4 जो है 4 से 2 से भाग लग जाएगा, 4 जो है 2 से भाग लग जाएगा। अब इसका उल्टा कर देते हैं, ए की जगह 2 और बी की जगह कितना 6। तब इसका अंतर निकालेंगे, ए माइनस बी करना है ना, तो 2 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, -4। अब -4 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो उसका उल्टा भी करके निकालते हैं, मतलब उसका उल्टा करके अंतर निकालते हैं, तो सिर्फ माइनस में आएगा, मान तो वही आएगा ना। अगर a माइनस बी निकालते या b माइनस ए निकाले, दोनों का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे यहां से दिखाए 6 माइनस 2 लिखे, ये 2 माइनस 6 लिखे, दोनों में मान क्या आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस में आने से कोई अंतर पड़ेगा क्या, ये भी 2 से विभाज्य होगा, ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 से विभाज्य तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। अब जब ये स्टेटमेंट सही है तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बी कोमा ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। तो हम क्या देखने को मिला कि ए कोमा बी तो बिलोंग कर ही रहा है आर से, और बी कोमा ए भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। इसलिए आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। आर जो है सम्मित संबंध है। क्लियर है? अब हम लोग को आगे चलना है, आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या होगा। तो आगे हम लोग को जो देखना है, अब किसके लिए, संक्रामक के लिए देखना है। संक्रामक के लिए हमेशा हमको 3 लेना पड़ता है। कितना, एक ए ले लेते, एक बी ले लेते, एक सी लेते। 3 लेना पड़ेगा, एक ए ले लिए, एक बी ले लिए, एक सी ले लिए। तो पहले 2 स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। 2 स्टेटमेंट को सही लेना है तो लिखेंगे, चूंकि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 2, पहले ये दोनों के साथ लिखना है, ये दोनों के साथ। तो चूंकि 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा इसके साथ दूसरा वाला को भी, ये दोनों को एक साथ लेना है, 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब दिखा देते हैं कि ए कोमा बी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, तथा दूसरा भी बी कोमा सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से।
जब ऐसा है, ये दोनों सही है पहले मानना है, तो अब चेक करना है कि तीसरा स्टेटमेंट मतलब ये इसके साथ सही हो रहा है कि नहीं, इसके साथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको यही चेक करना है। तो अगर हम आते हैं कि अगर a माइनस बी को दो से विभाज्य है, b माइनस सी भी क्या है, दो से विभाज्य है, तो क्या a माइनस सी, तीसरा क्या बच रहा है इसके साथ ही ना, a माइनस सी क्या दो से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे a माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, और ध्यान दीजिए a माइनस सी को लिखना है, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, a माइनस सी को लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b भी कट जाएगा और a माइनस सी ही बचेगा। तो a माइनस सी को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि ये दो से विभाज्य है और ये भी दो से विभाज्य है, तो जब ये भी दो से विभाज्य है और ये भी दो से विभाज्य है तो उसका योगफल भी क्या होगा, दो से विभाज्य ही होगा ना। अगर ये दो से विभाज्य है और ये भी क्या है, दो से विभाज्य है, इसका ये दोनों का योगफल भी क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। जब इसका योगफल विभाज्य होगा मतलब a माइनस सी भी क्या होगा, दो से विभाज्य है। जब इसको दो से भाग करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये भी दो से कट जा रहा है, ये भी दो से कट जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या हो जाएगा, दो से कटना चाहिए, इसलिए कि ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि a माइनस बी भी दो से कट जा रहा है, b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, दो से कट जा रहा है। तो ये ऑब्वियस है कि दोनों का योगफल भी क्या होगा, दो से कटेगा। और जब ये दोनों का योगफल दो से कटेगा तो ये इसके बराबर है a माइनस सी, मतलब a माइनस सी भी क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए जो दो होगा a माइनस सी को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा, a माइनस सी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, a माइनस सी को भी ये क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब ऐसा हो गया, इसका मतलब ये होगा कि a कोमा सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R से। तो हम क्या देखने को मिल रहा है कि पहले हम ये इसमें लिख दिए कि a कोमा बी बिलोंग कर रहा है R से, b कोमा सी बिलोंग कर रहा है R से। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि a कोमा सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R से, मतलब शुरू वाला अंत वाला के साथ बिलोंग कर रहा है R से, मतलब ये संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, तो हमको पहले से ये पता है कि a माइनस बी जो है दो से विभाज्य है, b माइनस सी भी दो से विभाज्य है, और a माइनस सी को हमको अब चेक करना है a माइनस सी दो से विभाज्य है कि नहीं। तो a माइनस सी को एक और तरीका है लिखने का, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि इसको जोड़ेगा तो b कट जाएगा, प्लस माइनस a माइनस सी ही बचेगा, तो a माइनस सी को इस रूप में लिख सकते हैं। हमको पहले से पता है कि ये भी दो से विभाज्य है और ये भी दो से विभाज्य है, तो ये दोनों को दोनों दो से विभाज्य है, तो इसका योगफल भी क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। और जब ये दो से पूरा संख्या विभाज्य है और वही a माइनस सी का मान है, मतलब a माइनस सी भी क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। तब स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो दो है a माइनस सी को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा। और जब ऐसा होगा इसका मतलब यह है कि a कोमा सी भी बिलोंग करेगा R से। और जब इस प्रकार से हो गया तो ऐसा संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं, संक्रामक संबंध है। और जब ये तीनों का तीनों हो जाता है, संबंध कोई सौतुल्य भी बन जाए, सम्मित भी बन जाए, और क्या हो जाए, संक्रामक भी बन जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है, ऐसा केस में क्या हो जाता है कि वो संबंध कैसा हो जाता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। अब इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए R जो है, R एक तुल्यता तुल्यता संबंध है, R जो है तुल्यता संबंध लिख सकते हैं। क्लियर। एक दो एग्जाम्पल, शायद एक एग्जाम्पल और रह गया, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करने के बाद पर्सनली करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस एग्जाम्पल को समझने के बाद पर्सनली का क्वेश्चन अपने से कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। हम तो डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन को, लेकिन जितना हो सकता है आप लोग जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए असाइनमेंट सबमिट करने का। जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा सभी लोग, जिससे हम एक बार चेक कर ले कि कितने लोग बनाए हुए हैं। ठीक, जितना क्लास के बच्चे हैं वो जरूर बना के भेजेंगे, जो दूसरे लोग भी देख रहे हैं वीडियो तो वो भी जरूर एक बार अपने पर्सनली जो है एनसीईआरटी का कौन सा पहला पर्सनली पहला ही होगा, पहला पर्सनली होगा तो 1.1 आपको जितना क्वेश्चन आता है जरूर एक बार बना के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। थैंक यू। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।